हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपाल में। तो दोस्तों, आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड से बोर्ड के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के लिए के हिसाब से होगा, जिसमें हम लोग इस वीडियो में क्लास चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का यानी कि प्रश्नावली 3.1 के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद से प्रश्नावली 3.1 को के जितने सारे क्वेश्चन है सभी को हम लोग बहुत ही बेखूबी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं ले चलता हूं अपनी कॉपी पे, जहां पे हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी स्क्रीन पे, जहाँ पे अध्याय हम लोग 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवालों को लगाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, देखिए मैं परिभाषा से बता दूं। दो चर, जो चैप्टर का नाम है दो चर। चर हमने पिछली क्लास में बहुपद में बताया, मतलब हमने क्लास चैप्टर 2 में पढ़ा था कि चर होता क्या है। चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कि मोस्टली अक्षर लेटर, यानी कि जो लेटर होता है, कोई भी अक्षर होता है वो क्या होता है, चर होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो दो दिया है यानी कि दो चर होंगे। और रैखिक का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो घात होगा, अगर मैक्सिमम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण हो जाता है, चाहे द्विघात बहुपद। और एक घात हो तो रैखिक बोलते हैं। समीकरण देखिए ये बहुपद ही होता है। अगर कोई बहुपद है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई बहुपद है x+2 और ये बहुपद है, क्या है, ये एक बहुपद है, और इसके आगे मैं एक जीरो लिख देता, लगा देता हूँ बराबर करके जीरो, तो ये समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण। और यहाँ पे एक घात है तो रैखिक समीकरण, और यहाँ पे दो घात है तो द्विघात समीकरण। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि इसे बोल रहे हैं दो चर, यानी कि उसमें दो चर होंगे। रैखिक यानी कि अधिकतम घात 1 होगा, और समीकरण मतलब उसके आगे जीरो होगा, और युग्म मतलब 2 है तो जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ऐसे समीकरण जिनमें दो चर आमतौर पर एक्स और वाई हो और उनकी अधिकतम घात 1 हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। एक अकेला समीकरण है, अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है अकेला, तो उसको हम लोग लिखते हैं, उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। देखिए इस अध्याय में हमें जोड़े के बारे में पढ़ना है, यानी कि युग्म के बारे में पढ़ना है। तो पहला समीकरण हम लोग का व्यापक रूप क्या होगा, उसको हम लोग लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, दूसरा समीकरण का व्यापक रूप हम लोग मान लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे मैं लिख देता हूं, जहां a1 b1 और c1, a2 b2 c2 यह एक वास्तविक संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये एक वास्तविक संख्या है, यानी कि यहाँ पे ये अचर संख्याएं हैं, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। चलिए देखते हैं अनुपातों की तुलना करना। देखिए अगर कोई समीकरण है x, अब पहले से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अगर दो समीकरण हैं, उन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं, उनका तुलना ग्राफीय रूप क्या होता है। तो दो समीकरणों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके हम रेखाओं के व्यवहार और हल के बारे में बता सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और गुणांक क्या होता है, देखिए गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो अगर मैं बोलूँ x
जो समीकरण 1 है इसमें x के आगे क्या है तो a1 है, यानी कि x का गुणांक क्या है, x के आगे क्या है तो a1, b y के आगे क्या है तो b1, ये y का गुणांक हो गया, और c जो है तो c तो है ही। x का यहाँ पे पूछो दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है तो a2, और b y का गुणांक क्या है तो b2, और c तो है ही। उसी प्रकार से अगर हम लोग a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, और यहाँ पे अनुपातों की तुलना करेंगे तो कैसे कैसे तुलना करेंगे और उसका ग्राफिक रूप क्या होगा और बीजीय व्यंजक रूप क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पहला ही दिया है, पहला मान लीजिए कोई बहुपद है ऐसे x माइनस, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है, मैंने वहां से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक दूसरा समीकरण दिया है 3y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मैंने ये बोला है कि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखिए दो चर है, एक x भी है एक y भी है, और युग्म पढ़ रहे हैं तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गया ना जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। दूसरा सवाल भी ये भी यही है कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी दो चर है, देखिए एक x चर है एक y चर है, और दोनों जोड़ा में है, युग्म है। तो एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया, यानी कि दो समीकरण होगा, उसमें दो चर होंगे, बस यही है, और एक घात होगा, मैक्सिमम घात उसका एक होगा। तो हमारा क्या होगा द्विघात, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग a1 अपन a2 कैसे हम लोग ले रहे हैं, देखिए मैंने बोला है कि x1 के आगे जो भी संख्या होगी वो a1 होगी, और इस x1 के आगे जो संख्या होगी वो a2 होगी, ठीक है। अभी हमने देखिए यहाँ पे व्यापक रूप लिखा हूँ, पहला जो समीकरण होगा उसके आगे वाला a1 और दूसरे समीकरण के आगे वाला a2, ठीक है। उसी प्रकार से y के सामने वाला आगे वाला b1 और y के सामने वाला b2। तो इसी से जब हम तुलना करेंगे तो इस समीकरण में क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है a1 बटा a2, और ये a2 की जगह पे आगे कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। वैसे b1 की जगह पे -2 है तो -2 लिख दिया है, और 4 है तो 4 लिख दिया है, 4 लिख दिया हूँ। और c1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 इसको मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ -20 है तो -20, 0 बटा -20। इसमें भी वैसे किए हैं a1 बटा a2, तो a1 यानी कि 2 और 4 का बटा ले लिया, 3 और 6 का ले लिया है, और यहाँ -9 और -18 का ले लिया है, अनुपात -9 और 18। उस प्रकार इसमें भी किया है वैसे ही, तो ये हो गया, ठीक है। जब इसके हम लोग तुलना करेंगे, तो अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि जितना देखिए इसमें बराबर नहीं है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/4 है, तो दोनों बराबर है नहीं है ना, तो इसको हम लोग यहाँ कर दिए बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो वो संख्याएं क्या करेंगी, दोनों समीकरण क्या करेगा, इसका जो ग्राफिक निरूपण होगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं, यानी कि ऐसे क्रॉस रेखाएं जाएंगी, ऐसे एक मतलब ग्राफ पे जब दर्शाएंगे, मैं अभी आगे बताऊंगा, जब ग्राफ पे दर्शाएंगे तो एक समीकरण का ऐसे जाएगा, एक समीकरण ऐसे जाएगा, तो किसी एक बिंदु पे क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और इसका जो हल होगा वो क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय, सिर्फ इसका एक हल होगा। यहाँ पे अगर एक जगह पे काटेगा तो एक हल, दो जगह पे काटेगा तो दो हल, और तीन जगह पे काटेगा तो तीन हल। उसी प्रकार जब दूसरा हम लोगों ने लिया है तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ये भी और ये भी, देखिए इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 2 एकम 2 और 2/2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2, लेकिन तीनों आपस में बराबर हो रहा है, माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो संपाती रेखाएं होंगी। जब हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे पहले वाला समीकरण का ऐसे जाएगा, और दूसरा वाला समीकरण का मतलब दूसरा वाला समीकरण का जो लाइन है वो भी इसी पे जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। असंपाती का मतलब है कि कितने जगह कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हर जगह कट कर रहे हैं, यहाँ पे भी, 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 तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन जितनी बार काटेगा उतना हल होगा। अब मान लीजिए कोई रेखा है, इसी के ऊपर एक और मैंने रेखा खींच दिया, मैं बोल रहा हूँ कि कितनी जगह छू रहा है एक दूसरे को, तो आप कहेंगे कि बहुत बार छू रहा है, यहाँ कर लो 1 2 3 4, इसको और जूम कर लो तो और छोटा छोटा हो जाएगा, इसको मैं कर और बढ़ा लो तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसका जो हल होगा वो बहुत सारा होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन इसमें दिया है, तो तीसरा कंडीशन में देखिए a1 बटा a2
इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। लेकिन देखिए अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो एक जगह काटेगा और एक हल होगा, अगर तीनों बराबर है तो संपाती होगा और उसके अनेक हल होंगे। और दूसरा क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर हो लेकिन तीसरे से बराबर नहीं होने चाहिए, C1 बटा C2 से बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई एक लाइन जा रही है और एक समीकरण का, पहला समीकरण का, और दूसरा समीकरण का जब लाइन जाएगा ऐसे और दोनों एक दूसरे से समांतर है, समांतर मतलब समझते हैं कि समान दूरी पे हो, तो जब समान दूरी पे होंगी तो कहीं कटेगा ही नहीं, जितना खींचेंगे समान दूरी, बीच में हमेशा समान दूरी रहेगी तो कभी काटेगा, जब काटेगा ही नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब द्विघात समीकरण के बारे में हमने बहुत कुछ जानेंगे। द्विघात समीकरण मतलब दो चर वाले रेखीय समीकरण होता क्या है, उनको हल करने की बीजगणितीय विधि क्या है। एक तो ग्राफ विधि है कि हम लोग ग्राफ पे खींच दें और उसके बाद से उसको उसका हम लोग क्या करें, हल निकाल दें। देखिए ग्राफ में क्या होता है कि जो दो समीकरण जितने जहां जहां काटती हैं एक दूसरे को वहां वहां उसका आंसर होता है, वो उसकी आंसर होते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें सबसे क्या होता है, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा इसमें होता है विलोपन विधि। ठीक है, एक और विधि होती थी इससे पहले ब्रज गुणन विधि, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, 2026-27 के सिलेबस में, न्यू सिलेबस में वो नहीं है, हमें बस सिर्फ दो ही विधि पढ़ना है। ठीक है, और एक्सरसाइज को भी बहुत कम कर दिया गया, पहले प्रश्नावली ज्यादा थी और अब प्रश्नावलियां कम है। देखिए इस विधि में हम जो प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में हम किसी भी एक समीकरण, एक या दो में से एक चर यानी कि x का मान निकाल लेते हैं, फिर उस मान को दूसरे वाले समीकरण में स्थापित कर देते हैं, जिससे पूरे समीकरण में केवल एक ही चर y बच जाता है और जिसका मान हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। यानी होता ये एक दो समीकरण होता है, उसमें से किसी भी एक समीकरण को लेके किसी एक चर का मान निकाल लेंगे x या y का, और उसका मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में भर देंगे, उससे क्या होगा, हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। इसको मैं भी बताऊंगा सवाल के माध्यम से, तो आपको बहुत जल्द अच्छे समझ में आएगा। दूसरा इसमें दिया है विलोपन विधि। इस विधि में हम दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर या अचर के गुणांकों को गुणा करके बराबर कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ घटाकर विलुप्त कर देते हैं, जिससे दूसरे चर का तुरंत मान आया था। यह विधि सबसे आसान है। इसमें क्या होता है कि कोई मतलब दो समीकरण है, उसमें क्या करेंगे कि दोनों का मान x का या फिर y का किसी एक का गुणा करके मान बराबर कर लेंगे, फिर उससे घटाएंगे तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आसानी से x या y का मान निकल जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको विलोपन विधि समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी जब हम इसको उदाहरण से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें पहला सवाल दिया है, पहले का पहला दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद से उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला सवाल इसमें लगाते हैं। तो इसमें दिया है कक्षा 10 में, ऐसे सवालों में क्या होता है दोस्तों कि सवाल को आप 2 से 3 बार पढ़िए, आपको सवाल पूरी तरीके से समझ में आएगा, फिर आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों लड़की की संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि माना लड़कों की संख्या क्या मान लें, तो लड़कों की संख्या हम लोग मान लेंगे x, यानी कि लड़कों की संख्या x है और यही से लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो पहला कंडीशन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 10 विद्यार्थियों में यानी कि कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी कि अगर लड़का है x और लड़की है y, इन दोनों को जोड़ दे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10। ठीक है, ये तो कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि लड़का और लड़की होंगे तभी तो विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी में क्या होता है, लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की को मैंने जोड़ दिया तो 10 हो गए, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा इसमें दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है यदि लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है, तो y लिख लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या जितनी है उससे ये 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है x, उसमें ये 4 अधिक है, से 4 अधिक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इसको ग्राफिक विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ और अब यहाँ पे y लिख लेता हूँ। ठीक है, हमें कम से कम 2 या 3 हमें मान चाहिए, और उससे ज़्यादा तो खैर नहीं चाहिए। चलिए 3 ही मान हम लोग निकाल लेते हैं, और इससे ही बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए। और ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। एक जब 2 समीकरण हैं तो 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे x लिख लेता हूँ और यहाँ पे y लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, तो मैं बता रहा हूँ ग्राफ विधि से हल करने के लिए ये होता है कि आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं। x का मान 0 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूँ या फिर 3 मान लेता हूँ, चलिए 3 मान लेता हूँ। तो 3 मानने से क्या होगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में देखिए, तो समीकरण नंबर 1 में जब 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 यहाँ प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि 3 में क्या जोड़ें, यानी कि y की जगह पे क्या जोड़ें कि 10 आ जाए। तो 3 में हम 7 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ रहा है। अगर इसके जगह पर 3 रखेंगे तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा कि 10 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि 7। अब मैं बोल रहा हूँ आप y की जगह पर मान लीजिए, आप मान लीजिए क्या मानेंगे, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए 6 मान लिए। अगर आप 6 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर अगर 6 मानते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 में क्या जोड़ेंगे 10 हो जाए तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। 2 ही बिंदु से मैं काम चल जाएगा, लेकिन चलो मैं अब 3 बॉक्स बना दिया तो तीनों का मान निकालते हैं। अगर मान लीजिए x की जगह पर चाहे y की जगह पर क्या मान लूँ, आपके अपने मन से कुछ भी मान लेना, 8 10 15 20 25 कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 मान लेता हूँ, y का मान 8 मान लिया हूँ। तो अगर y की जगह पे 8 है तो x की जगह पे क्या होना चाहिए कि 10 हो जाए। तो ये 8 है तो 2 होगा, और 2 और जोड़ेंगे तभी तो 10 हो जाएगा। तो x का मान निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2। आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वाले समीकरण में हम लोग x की जगह पे क्या मान सकते हैं, तो मान लीजिए मैं x की जगह पे पहले 0 मान लेता हूँ। जैसे जितनी छोटी संख्या मानते हैं यानी ग्राफ पे दर्शाना उतना आसान रहता है। अगर बड़ी संख्या मान देंगे, मतलब मान लूंगा कि 15 20 25 मान लो, तो उससे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वो बड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे छोटी मान रखने के लिए हम लोग 0 1 2 यही सब मानते हैं, कभी माइनस में मानते हैं, कभी प्लस में मानते हैं, यही सब हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर x की जगह पर हम 0 मान लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ तो 0 + 4 तो 4 ही हो जाएगा। तो y का मान निकल गया 4। x की जगह पर मान लीजिए आप मान लेते हैं -2 मान लेते हैं। तो जब -2 मानेंगे या यहाँ पे -2 हो जाएगा तो +4 है, 4 में से 2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं ग्राफ पे दर्शा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हूँ, ग्राफ पे इसको दर्शाएंगे। देखिए पहला समीकरण दिया है, उसके लिए हम लोग बिंदु निकाले हैं। तो 3,7 4,6 और 2,8, सिर्फ 2 ही बिंदु जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको ही लेंगे। और दूसरे समीकरण के लिए हम लोगों ने निकाला है तो 0,7 4 और -2,2। देखिए क्या होता है, जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कोई ग्राफ पर कुछ दर्शाना होता है तो उसमें x अक्ष और y अक्ष का मान चाहिए। तो x और y का मान चाहिए तो सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, ये इसका रूल होता है। तो x का मान क्या है, 0 है तो 0 लिखा है, फिर y का मान है तो y। तो ये हमारा क्या होगा, एक बिंदु का निर्देशांक मिल गया, दूसरे बिंदु का निर्देशांक मिल गया, तभी तो हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे। और ग्राफ पे क्या होता है, निर्देशांक होता है, सॉरी, तो निर्देशांक दर्शाना होता है। तो चलिए पहले समीकरण दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बनाया है यहाँ पे, तो पहला समीकरण को हम जब इसमें करेंगे तो देखिए पहला दिया है, पहले के बिंदु का दिया है 3,7, तो प्लस में 3 है प्लस में 7 है, यानी कि x पे 3 चलना है हमें, x पे 3 चलना, हम ये आ गए। और हमें y पे भी कितना चलना है, y पे 7 चलना है, तो y पे 7 चलना, हम यहाँ आ गए। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए इसका बिंदु कहीं ऐसे डॉट करके यहाँ जाएगा, और इसको जब हम लोग मिलाएंगे ऊपर लेके जाएंगे डॉट करके, तो ये दोनों कहीं इस बिंदु पर मिलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3,7, ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु दिया है 4,6, तो 4 किधर है, तो x पे 4 चलना है 4, और y पे कितना चलना है 6 चलना है, 4 और 6। तो या फिर ऐसे समझ लीजिए, चलिए ठीक है चलते हैं। तो यहाँ से 6 आगे बढ़ाएंगे और 4 इसको लेके जाएंगे तो कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 4,6। ठीक है दोस्तों, तो 2 बिंदु मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक कोई ऐसी रेखा जाएगी। ठीक है, कोई ऐसी बिंदु हमें मिल जाएगी। चलिए अब ये तो हमारा समीकरण हो गया, ये वाला x + y =
10, ये वाला हो गया। अब दूसरा समीकरण जो है, दूसरे समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे तो x का मान दिया है 0, तो x की जगह पर हम लोग 0 चलेंगे। जो ये x वाली लाइन है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, x वाले पे 0 चलेंगे और y पे कितना चलेंगे 4, प्लस में 4, तो 4 के यहाँ पे, तो ये बिंदु यहीं मिल जाएगी क्योंकि इस पर तो कहीं जाना नहीं है, तो आगे कहीं जाना ही नहीं, तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4। ठीक है, दूसरा दिया है -2,2, तो -2 x पे चलेंगे और 2 y पे चलेंगे, ये वाला। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहीं यहाँ जाएगी और ये कहीं यहाँ जाएगी, यानी कि ऐसा कहीं जाएगी मिलेगी। तो एक बिंदु ये मिल गया और एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया और एक बिंदु ये मिल गया। तो चलिए दोस्तों, इसको जब हम लोग इस वाले को जब खींचेंगे रेखा, तो ये दोनों कहाँ जाके एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। जब रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहीं यहाँ जाकर कट करेगी, क्या करेगी, ऐसा कहीं जाएगी और यहाँ पे कट करेगी। ये जो हमारा है ये कौन सा है, तो ये हमारा है x + 4 = y। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण हमारा 1 था। तो देखिए यहाँ पे किस बिंदु पे ये दोनों कट कर रहे हैं, तो इस वाले बिंदु पे कट कर रहा है और इसका निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक है x पे 3 जाएंगे और y पे 7, तो 3,7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब हम इसका आंसर निकालेंगे, हल निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए निर्देशांक दिया है 3,7, तो ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा हमारा 7, और यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने माना क्या था, तो लड़कों की संख्या यानी कि x, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या x माना था और हमने निकाला कितना है 3, तो लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक कलम या पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। और दूसरा माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। अब समीकरण हिसाब से दिया है, पहला कंडीशन दिया है, ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। तो दिया है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों का, एक कलम का दाम है y, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y। इन दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपये, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे जेब से 50 रुपये जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 निकालने के लिए ये मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे दूसरा समीकरण निकालने के लिए ये कह रहा है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x, और 5 कलम, एक कलम का दाम है y, तो 5 कलमों का 5y, और इन दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपये, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 46 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए हम लोग 2 बॉक्स बनाएंगे, आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से पहले किसी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x या y का किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे चलिए बॉक्स बना लेते हैं पहले। सबसे पहले जब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। एक और बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे ये x और ये y। अब x की जगह पे ये समीकरण नंबर ये 1 के लिए है, ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। इसे हम कुछ भी मान सकते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हमारा मन जो हम मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। 0 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए हम समीकरण नंबर 2 में अगर हम x की जगह पर 0 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 5 से कटेगा नहीं, तो 0 ना रख के हम लोग क्या रखते हैं 7 रख लें या क्या रखें, इसे हम ऐसा मान रखना चाहते हैं कि जिससे y का भी मान बहुत आसानी से और बहुत छोटा मोटा आ जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं 0 मान लिया तो मान ही लेते हैं, अगर इसको 0 मान लेते हैं, x के ऊपर 0 रखेंगे तो 7 में x 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5y बराबर 46 हो जाएगा, और ये 5 गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग, तो 46/5 y का मान कितना जाएगा 46/5, और 46/5 को
46/5 को हम लगभग कितना लिख सकते हैं, तो 5 × 5 5 9 45, देखिए 45 होगा, 45 से थोड़ा सा अधिक होगा तो लगभग 9 मान सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y की जगह पे क्या मानते हैं, अगर y की जगह पे हम लोग 0 मान लेते हैं, अगर y की जगह पे 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 7x = 46 हो जाएगा। तो 7 से जब 46 भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, लगभग 6 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 46 जब हम भाग देंगे 7 में तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 4 बचेगा और 7 × 5 = 35, लगभग 6.5 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6.5 x का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम x और y की जगह कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका एकदम सही आएगा। दूसरे यहाँ पे दिया है, दूसरे पहले वाले समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x की जगह पे क्या मान लेते हैं, x की जगह पे 0 मान लेते हैं। इस 0 इसलिए मानोगे क्योंकि छोटा हो जाए, तो इसको 0 मान लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 7y = 50, तो ये 7 तो इधर गुणा कर हो जाएगा तो भाग, तो 50 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, लगभग 49 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 7 आएगा लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम y की जगह पे 5 मान लेते हैं, अगर मैं y की जगह पे 5 मान लेता हूँ क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, देखिए 5x और प्लस, अगर मैं यहाँ पर 5 माने तो 7 × 5 = 35, 35 हो जाएगा तो बराबर 50 - 35 और 50 में से 35 घट जाएगा 15 और बराबर 5x और 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x की जगह पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मान आ गया। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो इसको जब मैं ग्राफ पर दर्शाऊंगा, यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया है, तो जब यहाँ पे हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो पहले समीकरण को हम जब इस पर करेंगे दर्शाएंगे तो x की जगह पे दिया है 0 और y की जगह पे दिया है 7, तो x पे हम जाएंगे 0, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, x पे जाएंगे 0 और y पे कितना जाना है, 7 जाना है, तो y पे जाना है 7, तो हमें एक बिंदु मिल गया। ये दूसरा बिंदु मिलने के लिए x पे जाना है 3 और y पे जाना है 5, तो x पे जाएंगे हम 3 और y पे जाएंगे हम 5, ये बिंदु, यानी कि इसको मिलाएंगे जब डॉट करके 3 और 5 को, ये कहीं यहाँ जाकर मिलेगा, कहीं यहाँ जाकर मिलेगा। जब दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, तब दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कोई ऐसी रेखा एक जाएगी। तो दोस्तों स्केल नहीं है, नहीं तो बहुत सीधा एकदम जाती लाइन। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को बनाएंगे तो x पे जाएंगे 0 और y पे जाएंगे 9, तो x पे जाएंगे 0 और y पे जाएंगे 9, यानी कि इधर कहीं 9 होगा, यहाँ पे 8 रहा होगा और यहाँ पे 9 रहा होगा, तो एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा ये है कि जब हम इसको x पे जाएंगे 6.5, तो x पे जाएंगे 6.5, यानी कि यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, और y पे हम जाएंगे 0, यानी कि y पे हमारा कहाँ है, y कहाँ है, तो y है ये, तो इस पर कहीं जाना ही नहीं है, तो यानी कि ये रहेगा बिंदु। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों को भी मिलाएंगे तो ये कहीं मतलब ऐसे कटेगा, ऐसे। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटेंगे, लगभग यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो जब जिस बिंदु पे कट करेंगे वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए थोड़ा ये ग्राफ नहीं है तो उतना सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए ये वाला रेखा मिला देंगे तो यहाँ चला जाएगा, इस वाले को मिलाएंगे तो यहाँ आएगा, तो यानी कि इस पॉइंट पर कहीं कट करेगा। और इसका निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक है x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 और y पे 5। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने x और y को माना क्या था, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे x का मान है पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा x का मतलब 3, तो 3 रुपया हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y, तो कलम का कितना हो जाएगा, कलम, तो कलम का y का मतलब है 5, यानी कि y का मान हो जाएगा 5 रुपया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा इसमें दिया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 तुलना कीजिए और निम्न समीकरण को द्वारा निरूपित कीजिए, और बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी अथवा संपाती होगी, इसके बारे में हमको बताइए। ठीक है, तो चलिए आज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण ये है, और यहाँ पे A1 का मान कितना हो जाएगा, आप ऐसे बता देंगे। जब यहाँ पे लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, तो x है, x के सामने यहाँ पे a है, A1 है, और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 हो जाएगा, A1 का मान 5 हो जाएगा। और B1 का मान मैं पूछूँ कितना हो जाएगा, तो -4 है, तो -4 हो जाएगा। C1 का मान पूछूँ तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से A2 और B2 और C2
का मान पूछूंगा तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे कि x के आगे क्या है, 7 है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 7। b y के आगे क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। और c1 -9 है तो -9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे युग्मों की तुलना करना है, अनुपातों की तुलना करना है, तो हम तुलना कर लेंगे। चलिए a1 बटा a2, तो a1 कितना है, 5, अब बटा a2 का मान कितना दिया है, 7, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे b1 यानी कि -4 और b2 यानी कि 6 और c1 यानी कि 8 और c2 का मतलब -9। जब इस सबको देखेंगे तो देखिए ये 5/7 है, ये 4/6 है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था, 5/7 और -4/6, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसको मैंने अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, संख्याएं प्रतिच्छेद करेंगी और सिर्फ केवल एक हल होगा। तो संख्या क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पूछ रहा है एक रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर है अथवा संपाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहीं से हमारा निकल के आ जाएगा कि ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। और मैं पूछूं इसका हल कितना होगा, प्रतिच्छेद करके यहाँ पे लिख देंगे। और मैं पूछूं इसका हल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1, क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेगी रेखा, और वो क्या होगा, उसका एक हल होगा। अगर दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो संपाती हो जाएगी। अगर 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, 2 बराबर और 1 बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें दूसरा है, तो इसमें भी हम लोग a1 a2 का मान निकालेंगे और b1 b2 का मान निकालेंगे, और यहाँ पे c1 और c2 का मान निकालेंगे। तो a1 की जगह कितना है, 9, और c1 b1 की जगह कितना है, 3, और c1 की जगह कितना है, 12। इसी प्रकार से a2 की जगह पे 18, y की जगह पे कितना है, 6, और ये हो जाएगा 24। जब इसको हम लोग अनुपात करेंगे तो a1/a2 ये तो होता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। जब इसमें रखेंगे तो a1 की जगह पर दिया है 9 और a2 की जगह पर दिया है 18, b1 की जगह पर दिया है 3 और b2 की जगह पर दिया है 6, c1 की जगह पर दिया है 12 और c2 की जगह पर दिया है 24। काटेंगे तो 9 × 9 9 दूनी 18, 3 × 9 3 3 दूनी 18, 12 × 12 12 दूनी 24, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर दिख रहा है होगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। तो तीनों क्या है, आपस में बराबर है। और जब तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं हो जाएंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ये देखिए यही पूछ ही रहा है कि समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला क्या कर रहा है, संपाती है। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको कोई डाउट और कोई भी मतलब दूसरा कोई डाउट ना बचे। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही तीसरा एक और दिया है ये, और ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा तो इसको भी वैसे करेंगे, तो यहाँ पे a1 a2 का मान लिखेंगे और यहाँ पे b1 और b2 का मान लिखेंगे, c1 और c2 का मान लिखेंगे। a1 का मान कितना दिया है इसमें, इसके आगे क्या है, 6 है तो 6 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा, आगे -3 है तो -3 हो जाएगा, और c1 की जगह कितना दिया है, 10, तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 यानी कि x2 के आगे क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और b2 यानी कि देखिए -y है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और c2 की जगह 9 दिया है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह कितना दिया, 6, तो 6 लिख लेंगे, बट्टा a2 की जगह पर 2 दिया है 2 लिख लेंगे, b1 की जगह -3 और इसके जगह पर दिया है -1, यहाँ पर दिया है 10 और यहाँ पर दिया है 9। देखिए 2 × 2 और 2 × 3 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1, यहाँ पर 3/1 और ये हो जाएगा 10/9। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है कि a1/a2 ये वाला कंडीशन हो रहा है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है। और ये वाला क्या होता है, अभी देखिए तीसरा कंडीशन का दे दिया है सवाल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि समांतर रेखाएं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा समांतर
रेखाएं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए और रैखिक समीकरण युग्म को संगत है या असंगत है ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, संगत और असंगत होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने ग्राफ पे बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2, B1/B2 और C1/C2, संगत का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई हल हो, और असंगत का मतलब है उसका कोई हल ही नहीं है, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। यानी कि अगर ये वाला दो कंडीशन, ये दो कंडीशन है, ये वाला और ये वाला, तो संगत है, और ये वाला कंडीशन है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो समांतर रेखाएं होंगी और वो असंगत होगा। बाकी इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। यानी कि या तो दोनों बराबर ना हो, या तो तीनों बराबर आपस में, यानी कि या तो ये दोनों बराबर ना हो, या तो तीनों बराबर हो, तो संगत। और अगर ये वाला कंडीशन आता है तो ये असंगत। तो चलिए उसके पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले निकाले हैं, A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा 3, और B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू क्या है, 2 है, प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा, और C1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि हमारा जो होता है, जो समीकरण होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी कि बराबर के उस साइड में 0 होना चाहिए। और ये होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस है 5 में, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा इसका। C1 का मान कितना हो जाएगा, -5। इसी प्रकार से यहाँ से A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 की जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और B2 की जगह पे और C2, तो B2 का मान कितना हो जाएगा, -3। ये क्या है, -3, तो ये हो जाएगा -3, और C2 का मान कितना है, ये 7 में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। तो A1 की जगह कितना दिया है, 3, और A2 की जगह कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे 2। B1 की जगह पर कितना दिया है, 2, और C1 की जगह पर कितना, B2 की जगह पर कितना दिया है, -3। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो ये दिया है 3/2 और ये दिया है 2/3, जो कि बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये पहला वाला केस है, ये जब दोनों बराबर नहीं है, देखिए ये पहला केस है, A1/A2, B1/B2 दोनों केस मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो समीकरण हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा संगत, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला है कि 3 केस हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जब इसकी तुलना करते हैं तो 3 केस बनता है। तो 2 केस जो है, पहला होता क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, A1/A2 नहीं बराबर होता है। दूसरे वाले केस में क्या होता है, तीनों बराबर होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होता है। और तीसरा केस जो होता है कि A1/A2 तो बराबर होता है, लेकिन C1/C2 और B1/B2 से बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B2 है, आप समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए उस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, और B1 का मान हो जाएगा -3, और C1 की जगह पे ये प्लस में इधर रहेगा तो -8, तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें से निकालेंगे तो A2, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, A2 का मान निकालेंगे और B2 का मान निकालेंगे, और यहाँ पे C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान दिया है 4 और -6, तो 4 और ये -6 हो जाएगा, और C2 का मान दिया है, ये प्लस में रहेगा तो -9, तो -9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है, देखिए A1 की जगह पर दिया है 2, और A2 की जगह पर दिया है 4, B1 की जगह पर दिया है -3, और B2 की जगह पर दिया है -6, C1 की जगह पर दिया है 8, -8, और C2 की जगह पर दिया है -9। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8/9। लेकिन ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो ये वाला कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा तीसरा वाला केस, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे और इस वाले में भी वही काम करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे a1 का सीधे a1 का मान लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे लिखता हूँ b2 का मान लिखता हूँ तो सीधे 5/3, और c1 का मान जब लिखता हूँ, मतलब b1 है यहाँ पे, c1 ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो -7 हो जाएगा। सीधे a2 का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 का मान दिया है 9, और b2 का मान कितना हो जाएगा -10, और c2 का मान हो जाएगा हमारा -14, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जब सीधे यहाँ पर रखेंगे a1/a2, तो a1 की जगह पर रखेंगे 3/2 और बटा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 5/3 और बटा -10, और c2 की जगह हो जाएगा -7 और बटा -14, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 1 7, 7 दूनी 14। इसका देखिए, इसको क्या होता है कि जब इसको करेंगे तो यहाँ पे बता रहा हूँ 3/2 है, 3/2 जब भाग करेंगे 9 से तो ये गुणा में बदलेगा, और नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, तो 3/2 और गुणे 1/9 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाता है 3 बार में, और इन दोनों का आपस में गुणा जाता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 3 3 का 9, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा, यानी कि 1/-6। अब देखिए यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये भी बराबर नहीं है। तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होता आपस में, तो ये क्या होता है, ये होता है संगत। संगत, देखिए मैं बार बार यही वाला दिखा रहा हूँ चार्ट, ये चार्ट इतना जरूरी है कि देखिए a1/a2 और b1/b2, ये जो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, ये दोनों इस दो केस में क्या होता है, संपाती, और ये वाला क्या होता है मतलब असंगत, संगत और ये असंगत। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a1 = दिया है 5, b1 = दिया है -3, और c1 = दिया है, इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 11, -11। ठीक है, इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -10 लिख लेता हूँ, और b2 की जगह पर दिया है 6 तो 6 लिख लेता हूँ, और c2 की जगह पर दिया है माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, ठीक है, +22। अब a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो यहाँ पर देखिए a1 की जगह पर कितना दिया है 5, और a2 की जगह पर कितना दिया है -10, b2 की जगह पर b1 की जगह पर कितना दिया है -3, और b2 की जगह पर दिया है 6, c1 की जगह पर दिया है -11, और c2 की जगह पर दिया है 22। जब काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 3, 3 दूनी 6, 11 × 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, और ये माइनस तो है ही, तो -1/2, और यहाँ पे -1/2। देखिए तीनों आपस में बराबर है, क्या है, तीनों आपस में बराबर। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो ये हमारा क्या होता है, संगत होता है। जब अगर तीनों आपस में बराबर रहते हैं हमें क्या होता है, संगत होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर दोनों बराबर नहीं है तो भी संगत, और तीनों बराबर तब भी संगत। सिर्फ ये वाला केस है, 2 बराबर और 1 बराबर ना हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा संगत हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी जब लिखेंगे तो a1 के मान यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/3, b1 का मान लिख लेता हूँ 2, और c1 का मान लिख लेता हूँ -8। फिर a2 का मान लिखूंगा तो 2 हो जाएगा, और b2 का मान लिखूंगा तो 3 हो जाएगा, और c2 का जो मान लिखूंगा तो ये प्लस में इधर माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम तुलना करेंगे तो a1/a2 यानी कि 4/3 अब बटा 2, जब इसको गुणा करेंगे तो नीचे जाता है, हाँ, तो इसको इससे कट कर देगा। अभी मैं लिख लेता हूँ पहले 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा -8/12, माइनस कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ठीक है, ये जब कट जाएगा तो इसको 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3, 2/3। ठीक है, बराबर 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर से तीनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा संगत हो जाएगा। जब तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। देखिए संगत,
अभी हमने पहले ही तीसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा था, संगत संगत हम लोग निकाल ही रहे थे, तो इसमें भी हम लोग निकालेंगे। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का कुछ नहीं तो 1 है, b1 का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और c1 का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -5। ठीक है, यहाँ पे a2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का मान दिया है 2, और b2 का मान निकालेंगे तो ये भी 2, और c2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा -10। तो a1 अपन a2, तो a1 की जगह पर दिया है 1, और नीचे a2 का मान दिया है 2, b1 अपन b2 तो 1/2, 1/2, c1 अपन c2 -5/-10, -5/-10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10, देखिए ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती रेखाएं होती हैं, और ये क्या हमारा होता है, ये हमारा संगत होता है, तो ये क्या है, हमारा संगत है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब इस दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, ग्राफ के द्वारा इसको हल करना है। तो देखिए समीकरण पहला दिया है, पहला समीकरण इसमें दिया है कि x + y = 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10। देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें मान चाहिए, दो बिंदुओं का मान चाहिए, और उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसा हम बना लेते हैं, इसके लिए मैं बना लेता हूँ सीधे यहीं पे हाथों हाथ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे चलेंगे और इसको हल कर देंगे, और x और y का मान हम लोग बता देंगे क्या होगा। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह पर हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। जब 2 मानेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ये हो गया एक बिंदु। अगर हम क्या करते हैं, x की जगह पे 4 मान लेते हैं, 4 मान लीजिए, हाँ 4 मान लीजिए, चलिए 4 मान लेते तो y पे कितना हो जाएगा, तो y पे हो जाएगा, ये 4 है तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 5 हो जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, 0। जब इसमें x की जगह पे 0 मानेंगे तो 2 में जब 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 2 तो ये पूरा खत्म हो गया, और 2 इधर गुणा कर रहे हो जाएगा तो भाग, 2 से जब काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो y का मान कितना जाएगा, 5। आई होप आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे आपका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, y की जगह पे 0 मान ले, क्या अगर y की जगह पे 0 मान लेते हैं तो फिर वो इससे भी आ जाएगा। चलिए लेकिन मान लेते हैं हम लोग x की जगह पे 2 मान लेते हैं, सॉरी x की जगह पे 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 उधर जाएगा तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे देखिए x की जगह पे 2 रखे ना, तो यहाँ पर रखिए 2 × 2, x की जगह पे 2 रख दिया, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y = 10 है तो 10, 2 दूनी 4, 4 इधर प्लस में है, 4 + 2y = 10, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो उनसे 6 बचेगा, और 2 से कटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। ये 2 बिंदु मिल गए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं ग्राफ पे, और उसके बाद से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो समीकरण नंबर 1 को जो दर्शाएंगे तो x का मान दिया है 2, और y पे लिखेंगे 3, तो x पे चलेंगे 2 तो ये हो गया, और y पे चलेंगे 3, यानी कि ये, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहीं यहाँ जाकर मिलेंगे इस बिंदु पे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और फिर ये दूसरा बिंदु है 4,1, यानी कि x पे चलेंगे 4 और y पे चलेंगे 1, तो y पे ये 1 है, ये है y रेखा, तो y पे चलेंगे 1 यानी कि यहाँ पे, और x पे चलेंगे 4 यानी कि यहाँ पे, ये कोई बिंदु यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 बिंदु मिल गए हमें, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। दूसरा समीकरण दिया है, अगर इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है कि x पे जाना है 0 और y पे जाना है 5, x पे जाना है 0 और y पे जाना है 5, तो x पे चलते हैं 0 और y पे चलते हैं 5, तो y पे चलना है हमें 5, तो ये हो गया 4 5 5 यहाँ पे आ गया, और y पे चलना, x पे चलना है 0 यानी कि ये बिंदु मिल गया। दूसरा है x पे चलना है 2 और y पे चलना है 3, तो x पे चलना है 2 और y पे चलना है 3, यानी कि ये बिंदु मिल जाएगी। तो जब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी सिर्फ मतलब इसी पे जाएगा, मतलब कुल मिला के इसी पे जाएगी रेखा। क्या हो जाएगा, ये इसी के समान, मतलब इसी पे जब क्रॉस करेगी, जब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। तो ये संपाती है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, हमारी संपाती हो जाएगी। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा में क्या होता है, अनंत हल होती हैं, क्या होते हैं, अनंत
अनंत हल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि हम लोग क्या करें, पहले a1 a2 a3 इसका मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर संगत हुआ तो हम लोग ग्राफ से हल करेंगे और असंगत हुआ तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए a1 का मान दिया है कुछ नहीं है तो 1 है, और b1 का मान दिया है -1, और c1 का मान दिया है -8। देखिए कैसे निकालूंगा, ए वाई की जगह पे -1 है, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। a2 की जगह पर दिया है 3, b2 की जगह पर दिया है -3, और c2 की जगह पर दिया है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -16। जब इसको तुलना करेंगे तो a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 यानी कि -1/-3, और c1/c2 यानी कि -8/-16। माइनस माइनस कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा, 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 और नॉट इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा। और जब इस तरीके की मतलब a1/a2 और b1/b2 और लास्ट वाला नहीं होता है तो ये हमारा होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। अब इसके पिछले वीडियो में बताया था, और जब असंगत होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हल नहीं बताएंगे, इसको ग्राफ पर नहीं दर्शाना, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं होता है। जब हल ही नहीं होता तो फिर इसको हम बताएंगे क्या। ठीक है, यहाँ पे भी निकालेंगे वैसे ही, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और b1 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, और c1 इक्वल टू हो जाएगा -6, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे मैं यहीं पे निकालता हूँ, a2 इक्वल टू हो जाएगा 4, और b2 इक्वल टू हो जाएगा -2, और c2 इक्वल टू हो जाएगा -4। तो a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि 1/-2, और c1/c2 -6/-4। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का नाम 2 3 6, और 2 दूनी 4, ये माइनस तो कटेगा नहीं, इसको काटेंगे, 1 का नाम 1, और 2 का नाम 2, और 2 दूनी 4, तो 1/2 और -1/2, और ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं है तो तीसरे से कोई मतलब है नहीं, तो जब पहला बराबर नहीं है तो ये क्या होता है, ये होता है संगत। क्या होता है? संगत। क्योंकि देखिए इसमें पहला जब दोनों बराबर नहीं होता तो वो क्या होता है, संगत। तो जब संगत है तो इसका हम लोग हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x + y = ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 2y = 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। हम बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए बना लेते हैं। इसके लिए भी बनाएंगे एक बॉक्स, और x और y का मान निकालेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, यहाँ पे y लिख लेता हूँ, यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ पे y लिख लेता हूँ। जब x और y जब लिख लेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x की जगह पे 0 लिख लेता हूँ। जब यहाँ पे 0 लिख लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अगर x की जगह पे मैं मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। जब 2 मानूंगा तो 2 दूनी 4, और 4 उधर 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस वाले समीकरण में अगर मैं y x की जगह पर 0 लिख लेता हूँ तो y की जगह पर कितना हो जाएगा, ये माइनस है और 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब मैं y की जगह पर 0 मान लेता हूँ, y की जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा, जब इसको 0 मान लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 4 से 4 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए इसको जब ग्राफ पर दर्शाएंगे तो कैसे ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, यहीं पे मैं बना लेता हूँ। जब यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ एक, ठीक है, पहले इसमें दिया है 0, 6, तो x पे जाना है 0 और y पे जाना है 6, तो ये 0 और y पे जाना है 6, यानी कि ये बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु। x पे जाना है 2 और y पे भी जाना है 2, x पे भी जाना है 2, y पे भी जाना है 2, तो ये बिंदु मिल जाएगा कहीं यहाँ। अब जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये बिंदु और ये बिंदु, तो कोई एक ऐसी रेखा जाएगी। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है 0, -2, तो 0 और -2 यहाँ पे ये बिंदु आ गया। ठीक है, दूसरा 1, 2, 0, तो x पे जाना है 1 और y पे जाना है 0, यानी कि ये बिंदु मिल जाएगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहीं जाके ऐसे कट करेगा, मतलब यहाँ कहीं कट करेगा, तो वो कहाँ पे कट करेगा, इस बिंदु पे काटेगा। और इसका निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पे इधर से भी 2 और इधर से भी 2, यानी कि 2, 2। ठीक दोस्तों, अगर 2, 2 है तो x का भी मान क्या हो जाएगा, और हमें x और y का मान ही तो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x और y का जब मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा 2 और y का भी मान हो जाएगा
2 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा 4 नंबर दिया है, इसको वैसे ही करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, जब इसको करेंगे a1 बराबर तो ये हो जाएगा 2 और b1 अपान हो जाएगा -2 और c1 अपान हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2। ठीक है। इस वाले से a2 बराबर हो जाएगा 4 और b2 बराबर भी हो जाएगा -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5। जब इसको करेंगे तो 2/4 और यहाँ पे हो जाएगा -2/-4, यहाँ पे हो जाएगा -2/-5। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इससे 2 से माइनस तो कटेगा ही। 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 2 एक 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 2/5। और ये कौन सा हमारा केस है, ये हमारा तीसरा केस है जो कि हमारा होता है असंगत। तो इसका हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग का विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयताकार बाग है, यानी कि ऐसा है, ऐसा कोई बाग दिया है। ठीक है, तो आयत के जैसा है तो इसको हम लोग मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम लोग y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x और मतलब लंबाई, मतलब चौड़ाई तो y है, चौड़ाई y है और लंबाई x। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो y और x हमने मान लिया। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप बोल रहा है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। आज जब अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप यानी कि इसका आधा, जब इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, लंबाई, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई और धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। और अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 और बराबर लंबाई कितना दिया है x और चौड़ाई कितना दिया है y, यानी कि x + y बराबर हो जाएगा 36। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला समीकरण इसमें हम लोग लिख लेंगे कि x + y बराबर हो गया हमारा 36, से समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई, यानी कि लंबाई क्या है, लंबाई x है, उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई y है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये 4 अधिक है ना, तो इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो x - y इक्वल टू हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हल करेंगे और बात x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x - y इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेता हूँ। जब इसमें से इसको घटाएंगे मतलब जोड़ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x और x 2x और प्लस में x और y और माइनस में y, ये पूरा कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और 36 और 4 40, 2 से काटेंगे तो ये 20 बन में जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20। अब इस 20 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण क्या था हमारा, x + y बराबर 36, तो x का मान 20 रख देंगे, तो 20 प्लस x + y बराबर 36 था, तो 20 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + y = 36। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा y बराबर 36 - 20। और जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 16। तो ये हमारा हो जाएगा, लंबाई का मान हो जाएगा 20 और चौड़ाई का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, प्राप्त कीजिए जिसका युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा दिया है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। और दूसरा मतलब एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण हमें ऐसा निकालना है, ऐसा मतलब हमें अपने पास से लिखना है कि जब उसका हम लोग रैखिक ज्यामितीय निरूपण करें तो एक जगह प्रतिच्छेद करती हो और दूसरा जगह पर क्या हो, समांतर होनी चाहिए, और तीसरी क्या होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला समीकरण इसमें दिया है कि
और 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ से a1 का मान कितना दिया है 2 और b1 का मान कितना दिया है 3 और c1 की जगह पर क्या दिया है -8। ठीक है, और हमें लाना क्या है, देखिए हमें लाना ये है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। c1 के जगह कुछ भी लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दें, तो हम अपने पास समीकरण लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे लिख लेते हैं y और यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पास समीकरण कोई लिख लेते हैं। तो a1 की जगह पर दिया है 2, तो 2 और बटा नीचे a2 की जगह पर क्या लिखें कि कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं अपने पास से 3 लिख लेते हैं इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर दिया है 2 तो 2 हो जाएगा, और a2 यानी कि हम दूसरा समीकरण लिख रहे हैं अपने पास लिख रहे हैं, तो दूसरे की जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो 2 बटा 3 आ गया इक्वल टू नॉट इक्वल टू करना है। तो b1 की जगह पर दिया है 3, तो b2 की जगह पर क्या लिखें, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 5 लिख सकते हैं। चलिए, तो 3x प्लस 5y और तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि हमारा ये संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख लेते हैं, ये हमारा समीकरण बन गया। कुछ भी हम लिख सकते हैं, देखिए हम क्या किए हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ही तो देना है। तो हमें ऐसा कोई दूसरा समीकरण लिखना है कि जिसको हम लोग रखें इसका मान a1 अपन a2 b1 अपन b2, तो वो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार प्रतिच्छेद करनी चाहिए, तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या है, नियम क्या है कि देखिए ये प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो a1 अपन a2 b1 अपन b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब हमने ये a1 का मान लिख दिया 2 और b2 का मान लिख दिया 3 इस समीकरण से, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। ठीक है, समांतर, अब देखिए समांतर करना है तो इसमें क्या करना है कि 2 तो बराबर होना चाहिए, मतलब 2 बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब तीसरे के लिए लिखेंगे समीकरण, तो जैसा दिया वैसे लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y और बस c का मान चेंज कर देते हैं, क्योंकि c का मान हमेशा मतलब अलग होता है। तो इसमें -8 दिया तो हम लोग क्या लिखते हैं -5 लिख लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, बराबर 0 लिख लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कैसे हो जाएगा, जब हम a1 अपान a2 का मान निकालेंगे और b1 अपान b2 का मान निकालेंगे और c1 अपान c2 का मान निकालेंगे, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a1 अपान a2 और b1 अपान b2, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 बटा 2 1 हो जाएगा, और 3 बटा 3 तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे हो जाएगा -5, तो ये 8 बटा 5 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो ये फुलफिल हो गया, समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, और संपाती करना है तो जैसा ये है वैसे ही इसको भी लिखना है, मतलब दोनों a1 अपन a2 और b1 अपन b2 और c1 अपन c2 का मान निकालें तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी का कोई गुणनफल लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x लिख लीजिए और प्लस 3 दूनी 6y लिख लीजिए और -8 दूनी 16 इक्वल टू 0 लिख दिए, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका जब अनुपात लेंगे तो a1 की जगह पर कितना दिया है 2 और a2 की जगह पर कितना दिया है 4, b1 की जगह पर कितना दिया है 3 और b2 की जगह पर कितना दिया है 6, c2 की जगह पर कितना दिया है -8 और C2 की जगह पे कितना दिया है, मतलब C1 की जगह पे -8 और C2 की जगह पे -16, माइनस कट जाएगा, 8 एक नंबर 8 दूनी 16, 3 एक नंबर 3 3 दूनी 6, 2 एक नंबर 2 2 दूनी 4, देखिए 1/2 बराबर, मतलब बराबर सॉरी 1/2 और बराबर 1/2, और तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, वो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं और उसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मतलब 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको ग्राफ खींचिए और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक मैं वो बना लेता हूँ निर्देशांक बना लेता हूँ, मतलब अक्ष बना लेता हूँ। तो ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 और 5, और आगे भी जहाँ तक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा हो गया माइनस में संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 और -4 और ये -5। ठीक है, जब यहाँ समीकरण दिया है तो इसको हम लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 पहला समीकरण दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे जो कि हम बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। दूसरा समीकरण दिया है इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 12। इसके लिए भी एक बनाएंगे बॉक्स,
यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, और हमें क्या करना है, यहाँ पे बस मान लिखना है और यहाँ पे रेखा को दर्शा देना है। तो चलिए यहाँ पे अगर x की जगह हम क्या करते हैं, x की जगह y की जगह पर मैं 0 मान लेता हूँ, तो y की जगह पे 0 मान लेता हूँ, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इसके जगह पे मैं 1 मान लेता हूँ, y की जगह पर 1 मान लेता हूँ, तो ये 1 है तो ये यहाँ 1 हो जाएगा -1, और उधर जाएगा तो, या फिर इसको मैं -1 मान लेता हूँ, जब ये -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं x की जगह पे 0 मान लेता हूँ, जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 6। ठीक है, y का मान y का मान कितना आएगा, 6। यहाँ पे मैं y की जगह पे 0 मान लेता हूँ, जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। अब बस इसको दर्शा देना है। तो पहला जो रेखा दिया है -1 और 0, तो -1 यानी कि x पे जाना है -1 यहाँ पे, और y पे जाना है 0 यानी कि एक यही बिंदु हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु दिया -2 और -1, तो x पे भी जाना है -2 और y पे भी जाना है -1। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कोई एक ये यहाँ बिंदु मिलेगा, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इस वाले से तो इसको जब हम मिलाएंगे तो मिला लेते हैं, चलिए इसको मिलाएंगे तो कोई ऐसा कट के जाएगा, ऐसा कट करके जाएगा। फिर जब इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो x के पे दिया है 0 और y पे जाना 6, तो x पे 0 और y पे 6 यानी कि यहाँ पे कोई आएगा 6, तो बिंदु मिल गया हमें ये। दूसरा दिया है 4,0, तो इस पे जाना है 4 और इस पे जाना है 0 यानी कि एक बिंदु मिल गया ये। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कोई ऐसे रेखा मिलेगी, ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एक बिंदु मिल गया, एक ये बिंदु मिल गया और एक ये बिंदु मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक, तो x पे जाएंगे -1 और y पे जाएंगे 0, तो -1 और 0 हो जाएगा। इस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और y पे जाएंगे 0, ये हो जाएगा। इसका जब हम निकालेंगे तो ये लगभग कहीं, जब इस दोनों को मिलाएंगे तो लगभग ये कहीं इधर मिल रहा है, 3 के आसपास मिल रहा है, तो और इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1, 2, 2.5 के आसपास मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से थोड़ा सा ऊपर है, और इधर भी क्या है, लगभग 2 है, तो इधर 3 हो जाएगा, और ये मतलब 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 3, 2,3। ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, देखिए ग्राफ होता तो एग्जैक्ट आता, लेकिन थोड़ा हम अपने हाथ से बनाए तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब ये जो दिया है, जो बन रहा है त्रिभुज, इसको क्या करना है, छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये और ये, तो इसको हम क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छायांकित कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली मतलब अध्याय 3 के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे उसको हमने समझा, और प्रश्नावली 3.1 के जितने सारे क्वेश्चन थे उसको हमने बखूबी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी मतलब क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे और जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।